हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको केस स्टडी नहीं बल्कि ये बता रहा हूँ कि प्लेन उड़ाते कैसे हैं। तो ये है हमारा बोइंग 737 प्लेन जो कि इस गेट नंबर पर खड़ा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि GTA 5 में प्लेन उड़ाना और एक सिमुलेशन में प्लेन उड़ाने में आसमान जमीन का फर्क होता है। इस वक्त हमारा प्लेन विक्टर अल्फा ब्रावो ब्रावो यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के गेट नंबर 9 पर खड़ा है। ये गेट रियल में एग्जिस्ट करता है उस एयरपोर्ट में। आज हम मुंबई से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन उड़ान से पहले एक इम्पोर्टेंट काम करना है। प्लेन के चारों तरफ हमें घूमकर देखना पड़ेगा कि सब ठीक है या नहीं, प्लेन में कोई डैमेज तो नहीं है। इसके अलावा यात्रियों के लगेज और खाने पीने की चीजों को भी प्लेन में डालने को कह देते हैं। इसके बाद हमें प्लेन में फ्यूल भी भरना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने में 30-40 मिनट का वक्त तो लग जाएगा। तो अब सीधे चलते हैं कॉकपिट में। ये बोइंग 737 का कॉकपिट है। यहाँ पर घुसते ही इतने सारे बटन्स दिखाई देगा कि भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है जब तक हम आपके साथ हैं। ये है सेंटर पैनल, यही से हम ऑटो पायलट को कमांड दे सकते हैं कि उसे करना क्या है, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे कैसे जाना है। सब कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा। नीचे बहुत सारे इंडिकेटर्स है, डिस्प्ले है जो हमें प्लेन को उड़ाने में मदद करेगा। ऊपर के पैनल में हम देखें तो यहाँ भी भर भर के बटन दिए हुए हैं। यहाँ पर GPS, इग्निशन, ब्लीड एयर जैसे बहुत सारे कंट्रोल्स होता है। फिलहाल मैं ग्राउंड में कॉल करके बता देता हूँ कि सारे पैसेंजर्स को भेज दो। तब तक मैं इस बंद पड़े प्लेन को स्टार्ट करता हूँ। प्लेन को स्टार्ट करने का पूरा प्रोसेस ऊपरी पैनल में होता है। इसे स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले बैटरी को ऑन कर देते हैं। ये बैटरी प्लेन के बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन रखेगा। तो अब कॉकपिट में थोड़ी लाइट आ चुकी है। अब सीधे आते हैं नीचे के पैनल में। यहाँ पर प्लेन का ब्रेन है यानी कि फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर। यहाँ पर क्लिक करते हैं FS एक्शन में। इसके बाद ग्राउंड सर्विस में यहाँ से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं ग्राउंड पावर यूनिट को यानी कि GPU को। GPU कुछ नहीं होता, एक छोटा सा जनरेटर होता है जो प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हमें एक्सटर्नल पावर की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि प्लेन के बैटरी पर ज्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि प्लेन को स्टार्ट करने में अभी भी बहुत समय लगेगा। प्लेन के साइड में बड़ा सा ये बॉक्स देख सकते हैं, यही है एक्सटर्नल ग्राउंड पावर यूनिट। यहाँ से एक मोटे वायर के जरिए प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है। ये कनेक्ट हो जाने के बाद प्लेन के ऊपरी पैनल में GPU को इंगेज करना पड़ेगा। इसके बाद पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट काम करते हैं। ATC को पता चल सके कि हम अभी कहाँ पर हैं, वो रडार में हमें देख सके। इसके लिए हमें ऊपरी पैनल में कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसे नेव यानी कि नेविगेशन में सेट करते हैं। यहाँ पर कुछ सेकंड्स लगेगा। इसके बाद यहाँ अलाइन का मैसेज आ जाएगा। IRS को पूरी तरह से एक्टिवेट होने में कुछ मिनटों का समय लगेगा। कितना मिनट ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कुछ टेस्टिंग करना पड़ेगा, जैसे ऑक्सीजन मास्क फेलियर सही से काम कर रहा है या नहीं, और दुनिया जमाने का सारे वार्निंग सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। हाई स्पीड टेस्ट, स्टॉल टेस्ट, फ्लैप्स काम कर रहा है या नहीं, यहाँ से चेक कर लेते हैं। कॉकपिट में थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है तो लाइट को भी हम बढ़ा देते हैं। कॉकपिट में बहुत तरह के लाइटिंग सिस्टम होता है। एक बटन नहीं होता कि प्रेस कर दिए और सारा लाइट ऑन हो जाए। जरूरत के हिसाब से कॉकपिट के किस साइड कितनी लाइट होनी चाहिए, ये सब पायलट खुद डिसाइड कर सकते हैं। फ्यूल सिस्टम टेस्ट, इंजन 1, इंजन 2, APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट, ये ऑक्सीजन मास्क है इमरजेंसी के लिए। पीछे के सीट के पास एक बॉक्स है। जब हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए तब ग्रेविटी की मदद से लैंडिंग गियर को डाउन किया जा सकता है। इसे ग्रेविटी एक्सटेंशन सिस्टम कहते हैं। तो इसकी भी टेस्टिंग हमने कर लिया। इसके बाद सारे स्विच को चेक करेंगे। चेक करने का प्रोसेस ये है कि ऊपर से नीचे की ओर देखते आओ, फिर अगली कतार में ऊपर से नीचे की ओर देखते आओ। इसी तरह से फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट हमें चेक करना है। तो यो को ऑन करते हैं। ये प्लेन को स्टेबल रखने में मदद करता है। नोज ऑटोमेटिकली सेंटर में रहेगा। नेविगेशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद है फ्यूल पंप। ये दोनों सेंटर फ्यूल पंप है। 2 स्विच दोनों इंजन में फ्यूल सप्लाई के लिए। इसके नीचे भी 2 और फ्यूल पंप है, यानी कि टोटल 3 फ्यूल पंप है। 2 प्लेन के विंग्स में
और एक प्लेन के सेंटर में भी टैंक होता है, यानी कि टोटल 3 टैंक्स। हमें एपीयू स्टार्ट करने के लिए फ्यूल चाहिए। एपीयू प्लेन के टेल में लगा एक छोटा सा इंजन होता है। यही इंजन प्लेन के मेन इंजन को स्टार्ट करेगा। नॉर्मली पायलट प्लेन के लेफ्ट टैंक का फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि डिस्प्ले में हम देख सकते हैं कि दोनों साइड का फ्यूल बराबर है। नॉर्मली पायलट लेफ्ट टैंक का फ्यूल एपीयू को स्टार्ट करने में यूज करते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे क्योंकि डिस्प्ले में हम दोनों साइड देख सकते हैं फ्यूल बराबर है। अगर फ्यूल कम या ज्यादा हुआ तो प्लेन एक तरफा झुकने लगेगा, इसलिए हम प्लेन के सेंटर टैंक में मौजूद फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे एपीयू को ऑन करने के लिए। अब फिर से ऊपर से देखते हैं, ये है इलेक्ट्रिक पैनल। कहां से प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है ये सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। फिलहाल हमें ग्राउंड पावर यूनिट से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, लेकिन जब एपीयू स्टार्ट हो जाएगा तो हम एपीयू का इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। अभी एपीयू जनरेटर में 0 दिख रहा है क्योंकि फिलहाल हमने एपीयू को ऑन नहीं किया है। अब नीचे आते हैं, ये ब्लू लाइट इंजन 1 और 2 का जनरेटर है और बीच का 2 स्विच एपीयू के लिए है। एपीयू प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, ब्लीड एयर सप्लाई करता है और अभी हमारा मेन इंजन भी यही स्टार्ट करेगा। एपीयू को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले नीचे इस स्विच को हमें 2 बार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो डायल है ये 8 के पास जाएगा और वापस घूम के 4 के पास आ जाएगा। तब हमारा एपीयू स्टार्ट होने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही एपीयू पूरी तरह से स्टार्ट हो जाएगा तो एपीयू जनरेटर में ब्लू लाइट जल जाएगा। तब हम एपीयू के दोनों स्विच को ऑन कर देंगे ताकि एपीयू जो इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा है उसे प्लेन में यूज किया जा सके। आउटर व्यू में हम देख सकते हैं इसके नीचे वाइपर है जिसका यूज बारिश में किया जाता है। अभी बारिश नहीं हो रही है तो एक काम करते हैं, जबरदस्ती बारिश करवाते हैं और इसका यूज करके दिखाते हैं। इसका पूरा सिस्टम कार के वाइपर के जैसा ही होता है, लेकिन प्लेन का वाइपर बहुत पावरफुल होता है। अब फिर से ऊपर से चेक करते हैं, लाइट ऑन, कूलिंग सिस्टम ऑन, सीट बेल्ट ऑन, सब कुछ सही है। फिर से ऊपर चलते हैं, 1, 2 बीच वाले छोड़कर 3 और 4 को ऑन कर देते हैं। ये हीटर है जो विंड स्क्रीन को गर्म रखेगा क्योंकि प्लेन 30,000 फीट पर उड़ेगा जहां पर खून भी ठंड से जम जाएगी, इसलिए हीटर का ऑन होना बहुत जरूरी है। नीचे 2 स्विच पिटोट ट्यूब के लिए है। अगर पिटोट ट्यूब में बर्फ जम जाए तो ये कंप्यूटर को गलत जानकारी देगा और ऑटो पायलट गलत जानकारी के अनुसार प्लेन को उड़ाना शुरू कर देगा। पास्ट में ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए, इसलिए पीटर ट्यूब में लगे हीटर को ऑन रखना बहुत जरूरी होता है ताकि उसमें बर्फ ना जमे और सही जानकारी ऑटो पायलट को मिल सके। लेकिन अभी हम इसे ऑन नहीं करेंगे, जब इंजन स्टार्ट करेंगे तो इसे ऑन कर देंगे। विंग एंटी आइस, इंजन एंटी आइस, इसे भी ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे के चारों स्विच को ऑन कर देंगे। इसे ऑन करने के बाद सारे कंट्रोल सरफेस को हम मूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लेन का कौन कौन सा डोर बंद है या खुला है। नीचे ब्लैक बॉक्स है, इसे 5 सेकंड्स तक दबाना है। ग्रीन लाइट जल गया मतलब ओके। फिर से ऊपर आते हैं, इसे पास में सेट करते हैं, एयर कंडीशन को ऑटो में सेट करते हैं। यहाँ से एपीयू का ब्लीड एयर हम यूज कर सकते हैं सांस लेने के लिए। हेलियोस एयरवेज के पायलट ने इसे ऑटो पर सेट ना करके मैनुअल में सेट कर दिया था, जिसकी वजह से प्लेन के अंदर ब्लीड एयर का सप्लाई रुक गया, यानी कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई रुक चुकी थी। धीरे धीरे सभी पैसेंजर, यहाँ तक कि दोनों पायलट भी बेहोश हो गए और प्लेन इसी तरह से उड़ता जा रहा था। इसलिए इसे ऑटो में रखना जरूरी है ताकि सभी को ऑक्सीजन मिलती रहे। यहाँ पर एल्टीट्यूड को 41,000 फीट कर देते हैं। यहाँ पर हमें लैंडिंग एल्टीट्यूड को सेट करना है। कोलकाता का लैंडिंग एल्टीट्यूड 778 फीट है, इसलिए मैंने इसे 800 में सेट कर दिया। अब सारे इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के बाद हमें एक प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी कि कैसे, कहां और किस रूट से प्लेन को जाना है। इसके लिए हमें प्लेन के ब्रेन यानी कि एफएमसी में हमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा। एफएमसी में क्लिक करते हैं, यहाँ प्लेन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। पोजीशन इनिट पर क्लिक करते हैं। यहाँ सबसे पहले कंप्यूटर ये सवाल पूछेगा कि हम अभी कहाँ पर हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 पेज है, तो नेक्स्ट पेज में हमें जीपीएस लोकेशन मिल जाएगा। बस यहाँ पर क्लिक करो, कॉपी करो, जो भी कॉपी हुआ या जो भी हमने टाइप किया वो यहाँ पर दिख जाएगा। वापस से पीछे जाकर IRS में पेस्ट कर देंगे।
अब कंप्यूटर को पता चल चुका है कि हम अभी कहां पर हैं। अभी हम मुंबई एयरपोर्ट में हैं, जिसका कोड है विक्टर अल्फा ब्रावो ब्रावो। यहाँ पर हम गेट नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है क्योंकि एटीसी को पता है हम कहाँ पर हैं। अब रूट डिसाइड करने के लिए ओरिजिन पर क्लिक करते हैं। कंप्यूटर को पहले से पता है विक्टर अल्फा ब्रावो ब्रावो पर प्लेन खड़ा है। हमारा डेस्टिनेशन है VIDP यानी कि कोलकाता एयरपोर्ट। यहाँ पर हम रनवे नंबर पुट कर सकते हैं। किस रनवे से उड़ान भरना है यहाँ पर हमें पुट करना पड़ेगा। रनवे का नंबर हम ATC से पूछ सकते हैं। आगे ATC बताएगा कि हमें कितने एल्टीट्यूड पर क्लाइंब करना है, इसे हम यहाँ पर पुट कर देंगे। स्वाग कोड 6667। हमें कहाँ से उड़ना है और कहाँ लैंड करना है ये सब तो हमने प्रोग्राम कर लिया। अब हमें किस रास्ते से जाना है उसे भी पुट करना पड़ेगा। एक बात और, जैसे ही हम ओरिजिन, रनवे नंबर और डेस्टिनेशन डालेंगे हमें एक पाथ को चूज करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक डॉटेड लाइन हमारे स्क्रीन में आ जाएगा। ये लाइन बस दिखावे के लिए है। ऑटो पायलट कभी भी इसको फॉलो नहीं करता। ऑटो पायलट हमेशा पिंक लाइन को फॉलो करता है। पिंक लाइन कहें या मेजेंटा कहें, आपकी मर्जी। आगे आते हैं डिपार्चर। यहाँ रूट पर क्लिक करके एक्टिवेट कर देंगे। जब तक हम एग्जीक्यूट में क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ये लाइन पिंक हो जाएगी और फुल लाइन बन जाएगा। इसे ही ऑटो पायलट फॉलो करेगा। आगे हमें VFR मैप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर लेग्स पर क्लिक करेंगे और सारे वे पॉइंट्स को डालना शुरू कर देंगे ताकि प्लेन के कंप्यूटर को ये पता चल सके कि प्लेन को इन वे पॉइंट्स से होते हुए उड़ाना है। इस तरह से बहुत सारे वे पॉइंट्स को भी डालना है। तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। दोस्तों, मैंने सारा वे पॉइंट्स डाला नहीं क्योंकि अभी हम लैंड नहीं करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देता हूँ। यहाँ हम बहुत सारे स्टार्स देख सकते हैं। इन सभी को लेग्स कहा जाता है। अब टेक ऑफ की तैयारी करते हैं। ये पूरा कंट्रोल ऑटो पायलट के लिए है, लेकिन कॉकपिट में 2 पायलट होता है, इसलिए दोनों साइड में 2 बटन होता है। जो भी प्लेन को उड़ाएगा वो अपने साइड के बटन को ऑन कर देगा। अगर कैप्टन कॉकपिट के बाहर जाता है तो वो अपने साइड के बटन को ऑफ कर देगा और को पायलट अपने साइड के बटन को ऑन करके प्लेन के कंट्रोल को अपने अंडर ले लेगा। तो ऑटो थ्रस्ट को ऑन करते हैं ताकि ऑटोमेटिकली ऑटो पायलट जरूरत के हिसाब से थ्रस्ट का यूज कर सके। टेक ऑफ से पहले कुछ डिटेल्स जैसे कि प्लेन का वेट कितना है, रिजर्व फ्यूल कितना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ टेक ऑफ पर क्लिक करेंगे। फ्लैप्स को 5 डिग्री, साइड में V1, VR, V2 स्पीड शो करेगा। इन सब को यहाँ पर पुट कर देना है। टेक ऑफ के दौरान अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो V1 स्पीड तक जाते जाते ब्रेक लगाकर प्लेन को रोका जा सकता है, लेकिन एक बार अगर ये V1 स्पीड को पार कर दिया तो ये रुकेगा नहीं। VR स्पीड का मतलब होता है कि प्लेन अब ग्राउंड से उठने वाला है। वहीं V2 का मतलब होता है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे इंजन फेल हो जाए, इंजन में आग लग जाए, केबिन में आग लग जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, प्लेन को किसी भी कीमत पर टेक ऑफ कराना ही पड़ेगा। हालांकि हर एक रनवे की लंबाई अलग अलग होती है, इसलिए हर फ्लाइट से पहले V1, V2, VR स्पीड को कैलकुलेट करके FMC में डाला जाता है। आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी पुट कर देते हैं। ट्रिम व्हील को 6 पर सेट कर देते हैं। रनवे विंड स्पीड में हम ATC से पूछकर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं कि प्लेन किस रूट से उड़ेगा। यहाँ L नेव है जो कि पिंक लाइन को फॉलो करेगा और V नेव एल्टीट्यूड और स्पीड को फॉलो करेगा, लेकिन हम इसे ऑफ ही रहने देंगे क्योंकि हाइट को हम खुद इस नॉब को रोटेट करके मैनेज कर सकते हैं, इसलिए हम L नेव पर फ्लाई करेंगे। तो वर्टिकल स्पीड को ऑन करते हैं और यहाँ 2500 फीट कर देते हैं। ये नॉर्मल वर्टिकल स्पीड है बोइंग 737 का। अब हमें पुश बैक को बुलाना पड़ेगा। ये काम हम FMC से ही कर सकते हैं। हेलो कैप्टन, वी आर रेडी फॉर पुशबैक। ये पुशबैक ट्रक हमें रनवे के पास पहुंचा देगा। इंजन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ स्क्रीन चेंज करके हम देख सकते हैं इंजन का पावर बढ़ रहा है। अब इस बल्ब को ओपन कर देते हैं।
अब सेम प्रोसेस दूसरे इंजन के साथ भी करते हैं। इतना करने के बाद प्लेन खुद को कंट्रोल कर सकता है। इलेक्ट्रिक पैनल में हम इसे जनरेटर पर सेट कर देते हैं क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रिसिटी प्लेन के इंजन से मिल रही है। उड़ान से पहले हमें एक और बार देखना है कि सब कुछ सही है या नहीं। एयर कंडीशन को ऑन कर देते हैं। एपीयू की अब जरूरत नहीं है तो इसे ऑफ कर देते हैं। सारे लाइट्स को भी हम ऑन कर देते हैं। फ्लैप को 5 पर सेट कर देते हैं। क्लॉक को स्टार्ट करते हैं और थ्रस्ट को इंक्रीज करते हैं। कुछ ही देर में प्लेन रनवे पर रन करते हुए VR स्पीड तक पहुंच जाएगा। लैंडिंग गियर को अप कर देते हैं। यहाँ 2000 फीट पर सेट करके पावर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हालांकि ATC यहाँ पर बताता रहेगा कि किस एल्टीट्यूड पर हमें फ्लाई करना है, इसे हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम 21,000 फीट पर जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पावर और बढ़ा देते हैं। अब ये प्लेन ऑटोमेटिकली उड़ता रहेगा जहाँ तक मैंने FMC में वे पॉइंट डाला है वहाँ तक। तो दोस्तों इस तरह से हमने बोइंग 737 को टेक ऑफ कराया और इसे मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक पहुँचा दिया। ये सारा प्रोसेस रियल के प्लेन में भी किया जाता है। फिलहाल वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं लैंडिंग ट्यूटोरियल भी आपके लिए बना दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।